तो पश्चिम बंगाल के तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ दिलीप गिरी बंगाल से जुड़ चुके हैं। हम दिलीप के पास जाएंगे। दिलीप, वैसे तो चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, कई पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला कहा जा सकता है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच होने वाला है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि चुनाव के तारीखों का ऐलान के साथ ही चुनावी पश्चिम बंगाल चुनाव का कलरफुल विजुअल अब चुनावी मैदान में दिखने लगा है और मुख्य मुकाबला सीधे तौर पे तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। और यह मुकाबला जमीनी स्तर से लेकर के हिंसात्मक है। सिर्फ राजनीतिक वार और हमले नहीं है, बल्कि शारीरिक तौर पे भी हमले और राजनीतिक हिंसा बदस्तूर जारी है। यानी आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के सीधे तौर पे अगर मुकाबला है तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हालांकि कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन बनने के बाद जो स्थिति दिख रही है, त्रिकोणीय चुनाव हो सकते हैं, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन फिलहाल अब तक मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी और टीएमसी के अंदर ही दिख रही है। कांग्रेस और सीपीएम का जो गठबंधन फिलहाल लड़ाई में वैसा नहीं दिख रहा है जो कि आशा किया जा रहा है। जी दिलीप, अब एक यहाँ सवाल ये ले लेते हैं कि कहीं ना कहीं त्रिपक्षीय मुकाबला देखने को मिल रहा था। जैसे कहा जा रहा था कि सीपीएम और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो भी कहीं टक्कर दे सकता है, लेकिन शुरुआत में ऐसी जो समीकरण बन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सीपीएम और जो कांग्रेस का ये जो गठबंधन है अब कहीं ना कहीं शांत हो गया, जिसका सीधा फायदा टीएमसी को मिलता दिख रहा है। देखिए, आपने सवाल सही उठाया है, लेकिन कल जो ब्रिगेड में सीपीएम और कांग्रेस की जो महागठबंधन है उसकी रैली होने वाली है और इसे महारैली का नाम दिया गया, महासमावेश का नाम दिया गया। आपको याद होगा जब वाम मोर्चा की सरकार पश्चिम बंगाल में हुआ करती थी तो ब्रिगेड रैली का एक अलग ही महत्व होता था। वैसे भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में ब्रिगेड की एक अपनी अलग पहचान है। माना जाता है कि ब्रिगेड में जिस राजनीतिक पार्टी की जितनी मजबूत पकड़ होती है उतनी अधिक भीड़ ब्रिगेड के मैदान में होती है। तो कल से कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन का, जिसमें ऑल नेशनल सेकुलर फ्रंट जो कि नया एक पार्टी गठित हुआ है, वो भी इस रैली में शामिल रहेगा। और देखना यह होगा कि कल सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन का जो ब्रिगेड में रैली होने वाला है उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। उस मैदान का कैपेसिटी लगभग 10 लाख बताया जाता है। और जब सीपीएम की रैली हुआ करती थी सीपीएम के जमाने में, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ तो ममता बनर्जी ने भी कई उसमें रैली और सभा की है, जिसमें लगभग 8 से 10 लाख लोगों की भीड़ होती थी। लेकिन कल की जो जनसभा है कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन की, देखना होगा कि कितना अधिक से अधिक लोगों की भीड़ होती है। उसके बाद ही यह तय हो पाएगा और एक स्पष्ट मैसेज आएगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के जो त्रिकोणीय लड़ाई की बात की जा रही है वो कितना मजबूत होगा। लेकिन अब तक की जो स्थिति दिख रही है, सीधे लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर कल ब्रिगेड मैदान में कॉमरेड यानी कम्युनिस्ट समर्थकों के अच्छी खासी जुड़ती है तो ये एक स्पष्ट मैसेज है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा त्रिकोणीय मुकाबले होगा और बेहद दिलचस्प मुकाबले होगा। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को जो माइनॉरिटी वोट का एक पैड बना हुआ है पिछले 2 विधानसभा चुनावों से लेकर के, अगर यह गठबंधन बनती है सीपीएम कांग्रेस और नेशनल सेकुलर फ्रंट का, तो इसमें माइनॉरिटी वोट का एक बड़ा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन इसका आप कह सकते हैं कि फिल्म अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले का ट्रेलर जो है कल देखने को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में देखने को मिलेगा। जी दिलीप, कहीं ना कहीं ये जो त्रिकोणीय समीकरण बनता दिख रहा है, इसका क्या फायदा बीजेपी को मिल सकता है? क्योंकि जैसा कि आपने अभी खुद बताया कि अगर वोटिंग होती है तो वोटों में बिखराव होगा, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव हो सकता है, तो इसका फायदा क्या बीजेपी को मिल सकता है? निसंदेह अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है और अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव होता है तो इसका सीधे तौर पे फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जब जिसकी सत्ता रही है माइनॉरिटी वोट उसके साथ रहा है और माइनॉरिटी वोट के बदौलत ही कोई भी पार्टियां निश्चिंत होकर के यहाँ सत्ता चलाती है। जब यहाँ लंबे समय तक 34 साल तक वाम मोर्चा की शासनकाल हुआ करता था, उस समय माइनॉरिटी वोट वाम मोर्चा के साथ था। जब 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से लगातार माइनॉरिटी वोट जो है तृणमूल कांग्रेस के साथ है। लेकिन एक बार इस बार का जो विधानसभा चुनाव है कई मामलों में अलग है। इस बार तृणमूल कांग्रेस के साथ जो लड़ाई है सीधे तौर पे बीजेपी है। बीजेपी पहले से काफी मजबूत है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 18 लोकसभा सीट जीतने के बाद बीजेपी बहुत मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां में लगी हुई है और बीजेपी को यह पूर्ण विश्वास है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और पश्चिम बंगाल के सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में होगी। दूसरा बात यह है, बिल्कुल दिलीप, कहीं ना कहीं अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है उनमें इजाफा हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोकसभा चुनाव 2014 की
बात करें तो उस समय बीजेपी को 17% के आसपास वोट्स मिले थे। उसके बाद विधानसभा चुनाव 2016 में करीब करीब 10.16% वोट्स मिले थे। उसके बाद अगर लोकसभा चुनाव 2019 की बात करें तो इसमें करीब करीब 40.6% वोट्स मिले। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी का जो ये वोटिंग परसेंटेज है उसमें लगातार इजाफा होता रहा है, जबकि बाकी और पार्टियों की अगर बात करें तो उनके वोटिंग परसेंटेज लगातार गिरते गए। बिल्कुल राहुल, और इसमें यह भी कहना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से 2011 और 2016 में टीएमसी ने जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं इस बार भी टीएमसी का मनोबल इसीलिए बढ़ता नजर आ रहा है क्योंकि उन्हें भी यह लग रहा है कि इस बार भी जीत उनकी सुनिश्चित है। आपने सही कहा कि लगातार 2014 लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जनाधार बढ़ा और बीजेपी के जनाधार बढ़ने का नतीजा आप 2019 के लोकसभा चुनाव में देख सके हैं कि 2 लोकसभा सीटों पर रहने वाली बीजेपी पश्चिम बंगाल में अचानक 18 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करती है और एक धमाकेदार एंट्री के साथ पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाती है। उसके 2016 में 3 विधायक रहते हैं, लेकिन लगातार तृणमूल कांग्रेस में टूट की वजह से आज उसके पास 27 विधायकों की लिस्ट है जो लोग तृणमूल छोड़ करके बीजेपी में आए हुए हैं। तो वैसे में वोट परसेंटेज जैसा कि आप बता रहे थे कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग 40% वोट भाजपा को मिला था और लगभग 42-43% के आसपास तृणमूल कांग्रेस को मिला है। दिलीप, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आपके साथ साथ सिलीगुड़ी से हमारे साथ बैजू भी जुड़ रहे हैं, हम उनके पास भी जाएंगे। बैजू, आपसे एक सबसे पहला सवाल ये ले लेते हैं कि सिलीगुड़ी में आप मौजूद हैं, वहां पे क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है? क्या जनता भाजपा के पक्ष में दिख रही है या फिर टीएमसी के पक्ष में वापस से माहौल बनता दिख रहा है? राहुल, देखिए, अगर हम भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में कौन इस बार आगे निकलेगा, इस बात को लेकर जो है पूरे राज्य की नज़र टिकी हुई है, पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। लेकिन अगर हम बात 2016 के चुनाव की करें तो उस समय भी जो है हमने देखा था कि उसमें मोदी की लहर थी और उस लहर के बीच में भी तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें मिली थी और ये रिकॉर्ड था क्योंकि पिछले 2006 के जो चुनाव हुए थे उसके बाद जो है दूसरी बार जब तृणमूल कांग्रेस 211 सीट लेकर जब बंगाल में वापस सत्ता में आई तो कई सवाल उठ खड़े हुए थे। लेकिन तृणमूल के खिलाफ जो माहौल बना है वो 2018 के पंचायत चुनाव के बाद जो माहौल बना है, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान पूरे बंगाल में जिस प्रकार हिंसा हुई और विरोधियों को नॉमिनेशन भी दाखिल नहीं करने दिया गया, विरोधी कैंडिडेट नहीं दे पाए, काफ़ी हिंसा हुई थी और ये सारे राज्य ने देखा था, पूरे देश ने देखा था कि पंचायत के दौरान किस प्रकार बंगाल में हिंसा हुई थी और सारा आरोप जो था तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ था। और उसके बाद बिल्कुल बैजू, अगर हम बात हिंसा की कर रहे हैं तो जैसे कि सीआरपीएफ जवानों को इसी हिंसा को देखते हुए लगातार तैनात किया गया, लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ इस हिंसा पे ही आवाज उठा रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि राज्यपाल तो हमेशा से ये आवाज़ उठाई रहे हैं कि बंगाल में हिंसा जो बहुत ज़्यादा हो रही है और चुनाव के दौरान हिंसा और भी ज़्यादा होगी और यही वजह है कि उन्होंने बार बार कहा है कि जो सेंट्रल फोर्स है उनको जो है तैनात करना पड़ेगा और उनकी बातों को अहमियत भी दी गई। और चुनाव आयुक्त ने जो है बंगाल में चुनाव घोषणा से पहले ही सेंट्रल फोर्स को जो है तैनात कर दिया गया था और करीब करीब अभी जो पूरे बंगाल में जो 23 जिले हैं, अधिकांश जिलों में जो है केंद्र की जो फोर्स है वो तैनात हो गई है। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि चुनाव फ्री और फेयर हो और निष्पक्ष हो और लोग भय रहित होकर बूथों में जाकर चुनाव कर सके, यही चुनाव आयोग का एक कोशिश है। लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत कड़े शब्दों में बहुत ही आक्रामक रूप अपनाते हुए कहा है कि जो सेंट्रल फोर्स आई है उसका हमें विरोध करना होगा। उन्होंने महिलाओं से अपील किया है कि आप घरों से निकलकर सेंट्रल फोर्स का विरोध करें। ये जो मैसेज ममता बनर्जी ने दिया है, लेकिन बैजू, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार जब आई है बंगाल में महिलाओं को वो जगह नहीं मिल पाई है जो जिसकी वो हकदार थी, चाहे फिर वो हम रेप की बात करें, चाहे मानव तस्करी की बात करें, महिलाओं के लिए अभी भी वहां पर जो कानून है वो सख्त नहीं है।
सुनीता, देखिए इस बारे में तो राज्यपाल जो हैं जगदीप धनखड़ भी बार बार ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि राज्य में जो है नारी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल है और नारी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। ये तो राज्य के राज्यपाल खुद भी बोले हैं, लेकिन राज्य सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। राज्यपाल ने कई बार कहा है कि जिला के जो जिला शासक हैं या कमिश्नर है या पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी रिपोर्ट उन तक पहुँचती है कि राज्य में हिंसा हो रही है, राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इसको लेकर राज्यपाल के साथ में बंगाल गवर्नमेंट का जो है मतविरोध हमेशा से ही रहा है। स्निग्धा, अगर हम बात बेटियों की कर रहे हैं बैजू, तो यहाँ पे एक और सवाल ले लेते हैं कि जैसे लगातार टीएमसी कह रही है कि दीदी बंगाल के लिए दीदी जरूरी है, तो इधर बीजेपी ने साफ तौर पर सामने 9 चेहरों को उतार दिया है। 9 ऐसे दिग्गज चेहरे, स्मृति ईरानी से लेकर जो तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के, उनको उतार दिया गया है। इसका क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है वहां? देखो राहुल, पिछले 3-4 दिनों में जो डेवलपमेंट बंगाल के राजनीति में हो रहा है वो ये है कि महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। ममता बनर्जी भी बार बार कह रही कि मैं इस देश की पहली सिर्फ मैं एक ही महिला मुख्यमंत्री हूं, लेकिन पूरा जो सरकार है, केंद्र सरकार, मेरे खिलाफ पूरा फोर्स उतार दिया है। ऐसी क्या हो गया कि मेरे खिलाफ इतनी बड़ी राजनीति की जा रही है। उन्होंने सेंट्रल फोर्स के बारे में कहा कि सेंट्रल फोर्स का विरोध करना होगा, महिलाओं को आगे आना होगा, और उसी के रास्ते पे चलते हुए भाजपा भी कहने लगी है कि महिलाओं को अब हम आगे लेके आएंगे। तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि राज्य की राजनीति में महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। राहुल बैजू, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये ले लेते हैं कि जैसे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि सेंट्रल फोर्सेस का विरोध करिए। पिछले कुछ दिनों पहले हमने टीएमसी के एक नेता है, उनकी हमने बाइट सुनाई थी अपने दर्शकों को, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम लोग टीएमसी के लिए वोट करने जाएंगे। ऐसे लोग जो टीएमसी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे वो शायद बूथ तक पहुंच भी नहीं पाए। तो इस तरह के गैर जिम्मेदार जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे टीएमसी को कितना घाटा हो सकता है? देखो राहुल, पिछले 1 महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि बयानबाजी का दौर चल रहा है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो, भाजपा के वरिष्ठ नेता से लेकर छोटे नेता तक, और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से लेकर छोटे नेता तक, उनकी जो बयानबाजी चल रही है, इसको राज्य की जनता बहुत ही बारीकी से सुन रही है कि कौन क्या बोल रहा है। और निश्चित रूप से इस बार के चुनाव में यह बयानबाजी का जो दौर चल रहा है, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जो इस बार चुनाव पे पड़ने वाला है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस हो या भाजपा, उन्होंने अपने राजनीतिक शिष्टाचार को भूलकर उनका अब एकमात्र मकसद रह गया कि किसी भी हाल में सत्ता पर जो है कब्जा करना है। राहुल की खबरों की ओर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के साथ ही टीएमसी नेता और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। इधर बांकुड़ा में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बैनर्जी ने कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी सरकार की रिपोर्ट कार्ड को दिखाकर कल्याण बैनर्जी ने मतदाताओं को इस बार फिर से टीएमसी उम्मीदवार को जिताने की अपील भी की है। অলরেডি এই ব্যাপারে নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের মাননীয় নেত্রী সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কালকে কলকাতাতে প্রেস কনফারেন্স করেছেন। প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যম দিয়ে উনি যা বলেছেন তার বাইরেও কিছু বলা নেই, তার ভেতরে অ্যাড করারও কিছু নেই, তার থেকে মাইনাস করারও কিছু নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিয়েছেন যে তার বাইরে কোনো কথা। तो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर के वड़ानगर इलाके में भाजपा कार्यालय के पास लगाए गए भाजपा बैनर पोस्टर को फाड़ने का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। घटना के बाद वहां काफी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। वापस चलेंगे अपने संवाददाता दिलीप के पास। दिलीप, ये बताइए कि इस बार तरह तरह से जो लुभाने की कोशिश कर रही है पार्टी, टीएमसी और बीजेपी की बात करें तो जहां एक तरफ टीएमसी स्वास्थ्य साथी योजना की शुरुआत की है, वही बीजेपी अब इसका तोड़ निकाल रही है, वो आयुष्मान की बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी ने एक क्या टारगेट बांध दिया है हर हॉस्पिटल में कि इस दिन लोगों को इतना स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलना चाहिए, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी, इससे अब जो है जनता किसके तरफ ज्यादा जा रही है, किसके तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री के पश्चिम बंगाल दौरे, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के बाद आयुष्मान भारत को जिस तरह से बीजेपी ने एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया है, उसके बाद
तृणमूल कांग्रेस की सरकार यानी ममता बनर्जी पे काफी दबाव था कि क्यों नहीं पश्चिम बंगाल में केंद्र की सबसे महत्वाकांक्षा और महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत को यहां पे लागू नहीं होने दिया गया। बार बार बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए बताया कि अगर आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में लागू होता तो यहां अति साधारण गरीब परिवार तक भी लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 लाख तक का लाभ मिलता, जिन्हें उन्हें कहीं भटकना नहीं होता। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने बहुत ही आनंद फानन में स्वास्थ्य साथी कार्ड को लॉन्च किया और बहुत जल्दबाजी में इसे लागू करने की कोशिश की। लेकिन इसे आप एक सफल योजना नहीं कह सकते हैं कि कई जगह स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर के विभ्रांतियां पैदा हुई, कई जगह से शिकायतें, उस कार्ड को कई अस्पताल स्वीकार नहीं कर रहे थे, कई जगह नाले में गिरे पड़े मिले हुए थे। इन सभी को लेकर एक बार फिर से बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और यह घेरने में सफल भी हुई, जिसके बाद एक बार फिर से सरकार पे दबाव बना। उसके बाद यह सर्कुलर जारी किया गया कि पश्चिम बंगाल का कोई भी अस्पताल अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड लेकर के कोई मरीज पहुंचता है और उसका इलाज नहीं होता तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसका बहुत व्यापक असर होते नहीं दिखा और अभी भी स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर के जिस तरह से त्रुटि देखने को मिली है वह लगातार जारी है, जिसे बीजेपी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना चुकी है। जी दिलीप, ये बताइए, पिछले कुछ महीनों से ये देखा जा रहा है बीजेपी नेता जो है वो हिंदुत्व को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर चुनाव में कितना लाभ मिलेगा इसका उन्हें? देखिए, इसका एक बड़ा लाभ पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में ही मिला था, जो कि सबने देखा था। आपको मालूम हुआ कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई जगह जय श्री राम का नारा सुनते हुए ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने गाड़ियों से उतर करके लोगों को डांटना शुरू कर दी थी, जिसके बाद कई लोगों को पुलिस ने अरेस्ट तक किया था, हिरासत में लिया गया था, उसके बाद उन्हें छोड़ा गया था, जिसका नकारात्मक प्रभाव तृणमूल कांग्रेस के लिए पड़ा था और सकारात्मक प्रभाव बीजेपी के पक्ष में हुआ था, जिसका लाभ बीजेपी को मिला। एक बार फिर से बीजेपी की यह कोशिश है कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसको एक बड़े तौर पे मुद्दा बनाया जाए और इसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को होते दिख रहा है, क्योंकि लगातार बीजेपी के कोई भी जनसभा ऐसा नहीं है जहां पे जय श्री राम के नारा नहीं लगाया जा रहा हो, जिसमें चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा हो, गृह मंत्री अमित शाह का हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कोई भी रोड शो हो या सभा हो, वहां ये सभी तमाम बड़े नेता जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे के साथ ही किसी भी जनसभा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी का एक स्पष्ट मैसेज है, एक तरफ जहां धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए, वहीं एक तरफ से राष्ट्रीयता का जो ध्रुवीकरण आप कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम की बातें की जाए, उसको प्रमुख रूप से बीजेपी एक मुद्दा बनाने की कोशिश है। क्योंकि लगातार पिछले कई वर्षों से वाम मोर्चा शासनकाल और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में पश्चिम बंगाल के कई महान विभूति हैं जिन्होंने आजादी के समय एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और देश को एक नया दिशा दिया था, रास्ता दिखाया था, लेकिन उनको वह सम्मान ये पार्टियां नहीं दी अपने राजनीतिक शासनकाल के दौरान, जो बीजेपी से एक मुद्दा बना करके सोनार बांग्ला, लखों सोनार बांग्ला जो स्लोगन दिया है और एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है कि बीजेपी की सरकार आएगी तो जो महान विभूति रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं पश्चिम बंगाल के, उनको उन सभी को एक उचित स्थान। बिल्कुल दिलीप, आप बने रहिए हमारे साथ सिलीगुड़ी से बैजू भी जुड़े हुए हैं। बैजू, जैसा कि दिलीप को आपने सुना होगा, वो साफ तौर पर ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, तो इन दिनों पश्चिम बंगाल में मतुआ समाज भी काफी हाईलाइटेड नजर आ रहा है। एक तरफ जैसे बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं हम आपके बारे में जरूर सोचेंगे, तो इधर अभिषेक बनर्जी जब मतुआ समाज के सामने जाते हैं वो बीजेपी का डर दिखा के मतुआ समाज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या कुछ राजनीतिक चहल पहल है? राहुल, सिर्फ मतुआ समाज की बातें नहीं है। इस बार के चुनाव में हमने देखा है कि चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या भाजपा हो, जाति के आधार पर जो है राजनीति की जा रही है। हमारे उत्तर बंगाल में भी जो राजवंशी संप्रदाय है, आदिवासी हैं, कई ऐसे संप्रदाय हैं जिसको रिझाने की काफ़ी कोशिश किया तृणमूल कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी। तृणमूल कांग्रेस ने राजवंशी संप्रदाय के लिए जो है राजवंशी एकेडमी बना दिया। तृणमूल कांग्रेस ने जो है राजवंशियों के लिए जो है नारायणी बटालियन का गठन कर दिया, तो वहीं भाजपा ने भी जो है राजवंशी संप्रदाय के लोगों के लिए जो है एक नारायणी बटालियन फोर्स की भी घोषणा कर दी और उन्होंने कहा है कि राजवंशी संप्रदाय के लिए जो एक सांस्कृतिक केंद्र का जो है निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रकार देखा जा रहा है कि जाति के आधार पर इस बार तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस चुनाव में उतर गई है और इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि जाति के आधार पर कितना ज्यादा हम वोट टान सकते हैं। ये ट्रेंड पहले हमारे बंगाल में नहीं था। जाति के आधार पर जो इलेक्शन करवाने की जो प्रक्रिया जो इस बार शुरू हुई है, इससे पहले इस तरह का था नहीं। राहुल,
बैजू एक बात बताइए, राहुल मैं एक बात पूछ लेती हूँ। बैजू एक बात बताइए, इस बार टीएमसी का जो वोट बैंक है वो अल्पसंख्यकों को बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है यूपी बिहार से ज्यादा अल्पसंख्यक जो है वो बंगाल में है और इसलिए टीएमसी को इस बार उसका फायदा हो सकता है। देखिए, इस चुनाव में मुस्लिम वोटर किस तरफ जाएंगे, भाजपा की तरफ जाएंगे, तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन भाजपा ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमें 30% नहीं, हमें 70% वाले वोट चाहिए। तो ये जो मैसेज जो भाजपा ने दिया है, इसका असर कहीं न कहीं राज्य के राजनीति पे पड़ेगा और इस चुनाव पर भी जो है इसका असर आएगा। क्योंकि भाजपा ने साफ शब्दों में कह दिया कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, हमें 30% वोट नहीं चाहिए, हमें 70% वोट चाहिए। और ममता उन 30% वोटों को लेकर ही राजनीति कर रही है और भाजपा चाहती है कि हम 70% जो वोट है हिंदुओं का, वो वोट हमें मिलना चाहिए। स्निग्धा, बैजू इसी से जुड़ा एक और सवाल ले लेते, जैसे कि आपने 70:30 की बात करी, तो क्या एनआरसी भी एक इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है? गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बंगाल चुनाव के बाद देश में एनआरसी लागू कर दी जाएगी। इधर जब अभिषेक बनर्जी या फिर ममता बनर्जी जनसभा करती हैं तो वो सीधे एनआरसी के नाम से लोगों को डराती हैं, सीधे कहती हैं कि अगर एनआरसी आएगा तो यहाँ के लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, या फिर साफ तौर पर यह भी कहा जाता है कि अगर एनआरसी देश में लागू होता है, यहाँ के लोगों को अगर बाहर निकालने की कोशिश होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ नहीं रहेंगे, वो भी फिर बाहर ही कहलाएंगे। राहुल जी, मैं आपको बता दूं कि इस बार के जो चुनाव हैं, हमारे बंगाल के जो चुनाव है, इसमें मुद्दे बहुत कम हैं और भाजपा भी जो है एनआरसी का मुद्दा उठा नहीं रही है, घुसपैठ का मुद्दा भाजपा उठा नहीं रही है। भाजपा के पास जो अभी मुद्दा है वो है अभिषेक का जो कोयला घोटाला है, उनको बहुत ज़्यादा हाइप दिया जा रहा है। सीबीआई की जो रेड हो रही है, जो अभियान चल रहा है, उस पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन भाजपा का जो मेन मुद्दा था एनआरसी का, घुसपैठ का, उस मुद्दे को लेकर भाजपा इस बार कोई बात कर नहीं रही है और यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस भी जो है भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है अपने हिसाब से। लेकिन इस चुनाव में मुद्दे अभी भी सही तरीके से किसी भी पार्टी ने तय नहीं किया है कि चुनाव का आखिर मुद्दा होगा क्या। बैजू, अगर सीटों की बात की जाए तो बंगाल में 294 सीटों में 209 सीटें जिला से आते हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की उतनी पकड़ नहीं है इस बार। सिंधा जी, मैंने इसके पहले भी कहा था कि 2018 के पंचायत चुनाव के बाद में जो है पश्चिम बंगाल में जो है भाजपा का संगठन काफ़ी मजबूत हुआ, क्योंकि पंचायत के दौरान जो हिंसा हुई उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है राज्य की राजनीति पे पड़ा और उसका ज़्यादा नुकसान जो है तृणमूल कांग्रेस को झेलना पड़ा। और 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमने देखा कि बंगाल की जो 42 लोकसभा सीट थी उसमें से 18 पर जो है भाजपा ने कब्जा कर लिया था। हम आपको बता दें कि उत्तर बंगाल में 8 लोकसभा की सीट थी, उसमें से 7 सीटों पर जो है भाजपा जीत के आई और उत्तर बंगाल की जो 54 जो विधानसभा सीटें हैं, अधिकांश सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली हुई थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो राज्य की राजनीति में जो है भाजपा एक बहुत बड़ा फैक्टर है और मुख्य विरोधी दल है और उनका संगठन निश्चित रूप से काफ़ी मजबूत हुआ है और निश्चित रूप से इस चुनाव में टक्कर अगर होना है तो वो तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच होना निश्चित है। स्निग्धा जी, ये बताइए कि जंगल महल और कूच बिहार को एक बड़ा वोट बैंक कहा जाता है वहां का, तो वहां की जो जनता है उनका रुख कैसा है, वो किनके तरफ इस बार नजर आ रहे हैं? स्निग्धा जी, देखिए, अगर हम जंगल महल की बात करें और पहाड़ की बात करें, गोरखालैंड की हम बात कर रहे हैं आपके पास, क्योंकि जंगल महल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था जब वाम फ्रंट की सरकार थी, यहाँ पर लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी। उस समय जंगल महल में माओवादियों का एक बोलबाला था वहाँ पे और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था वो इलाका। और ठीक उसी तरह हमारा पहाड़ जो है वहाँ पर गोरखालैंड इशू को लेकर लंबे समय से जो आंदोलन चलता रहा। लेकिन यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि ममता बनर्जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से जो है जंगल महल की समस्याओं को समाधान किया और पहाड़ की समस्या को भी उन्होंने जो है काफ़ी सॉल्व किया है। अभी पहाड़ पर शांति है और जंगल महल भी शांति है। तो लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पहाड़ की अगर हम बात करें, चाहे आप कुछ बिहार की बात कर लीजिए, चाहे आप जंगल महल की बात कर लीजिए, वहाँ पर जो है भाजपा का संगठन काफ़ी मजबूत हुआ है और इसके वजह से कहीं न कहीं तृणमूल को नुकसान होना निश्चित है। ये बताइए कि लगातार इस बार जिस तरीके से देखा जा रहा है बीजेपी का जो मुद्दा है
वो है दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा या राम का नाम, ये उनका मुद्दा है। जबकि दूसरी तरफ अपने कठोर सेक्युलर रवैये को काफी नरम करती दिख रही है ममता बनर्जी। सुनीता जी, देखिए भाजपा को तो मुद्दा ही चाहिए ना, चाहे दुर्गा पूजा का मामला हो या सरस्वती पूजा का मामला हो या और कोई मामला हो, भाजपा ऐसे मुद्दे की तलाश में रहती है। और हम आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में जो हमने देखा है कि राज्य की राजनीति में ममता बनर्जी काफ़ी आक्रामक होकर सामने आई है। ममता बनर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज और जो हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने से, वो पूरी तरह से भाजपा से लड़ने के लिए तैयार है। और उन्होंने कहा भी है कि मैंने एक लंबी लड़ाई लड़के यहाँ तक मैंने अपना मुकाम बनाया है, 40 साल की राजनीति है मेरे साथ में, और मैं भाजपा से नहीं डरने वाली हूँ। भाजपा का क्या मुद्दा है ममता के पास में, वो बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है, क्योंकि ममता चाहती है कि उन्होंने जो विकास काम किया है बंगाल में, उस विकास के आधार पर लोगों तक जाएंगी और उसी के आधार पर लोगों से वोट भी मांगेंगी। बिल्कुल बैजू, आप बने रहिए आप हमारे साथ। हम रुक करते हैं दिलीप गिरी के पास। दिलीप, कहीं ना कहीं डोर टू डोर कैंपेन की अब शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी जरा बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के जो तमाम बड़े चेहरे, या तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम बड़े चेहरे, इन्होंने अब तक बंगाल चुनाव से दूरी बनाए रखी है। क्या कुछ इसके पीछे मायने हो सकते हैं? देखिए, अगर कांग्रेस की बात अगर आप पश्चिम बंगाल में करें तो कांग्रेस के पास एकमात्र चेहरा, एकमात्र नेता अगर कोई है और जिसके बदौलत कांग्रेस पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है तो सीधे तौर पे आप नाम ले सकते हैं अधीर रंजन चौधरी की का, जो मुर्शिदाबाद से सांसद भी है और कांग्रेस के लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। तो वैसे में अधीर रंजन चौधरी के अलावा ऐसा कोई भी चेहरा कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल में नहीं है जिसके सहारे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फाइट कर सके। रही बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी की, अब तक चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन कांग्रेस के कार्यसूची में कहीं पर भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी का कोई उल्लेख नहीं आ रहा है। कोई जानकारी नहीं मिल रही कि उनका कोई कार्यक्रम होगा चुनाव प्रचार के दौरान या नहीं। लेकिन अब तक जो भी कार्यसूची रही है, जो भी आंदोलन होते रहे हैं या जो कार्यक्रम हुए हैं इन दिनों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के 2-3 कार्यक्रम जो हुए हैं, उनमें मुख्य तौर पे अधीर रंजन चौधरी ही दिखे हैं और वही दिख रहे हैं। यानी विधानसभा चुनाव की जो यानी कि दिलीप कहीं ना कहीं ये कुल मिलाकर मान लिया जाए कि कांग्रेस को पता है कि उसका हश्र क्या होना है पश्चिम बंगाल चुनाव में, इसीलिए इन दिग्गजों को दूर रखा गया है कि कहीं हार का ठिकरा इनके ऊपर फिर से न फूट जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जो स्थिति पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हालात दिख रही है उनमें अभी तक कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं दिख रही और शायद यह भी कारण हो सकता है कि अगर कोई बड़ी पराजय हो जाए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तो ये हार का ठीकरा बड़े नेताओं पे नहीं फूटे। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको लेकर के ही कांग्रेस चुनावी मैदान में तैयारी में लगी है और लड़ने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि अब तक कोई भी दिल्ली का जो बड़ा नेता है या बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, जिनमें आप सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या प्रियंका गांधी की, जिस तरह से दूसरे राज्यों के चुनाव के पहले ये लोग सक्रिय रहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इनकी सक्रियता अब तक नहीं दिख रही है। जी दिलीप, अगर बात करें, अगर हम जो मुख्य मुकाबला है टीएमसी और बीजेपी की 2011 और 16 में टीएमसी ने जीत वहां पर दर्ज की थी, लेकिन बीजेपी को सिर्फ वहां पर 3 ही सीट मिले थे उस वक्त। तो इस बार क्या कुछ बदला है? नजारा कितना बदला हुआ नजर आ रहा है? देखिए, नज़ारा में बहुत कुछ अंतर नहीं है। लड़ाई की अगर आप बात करें तो अभी तक जो पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनावी मैदान में जो लड़ाई है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है। रही बात गठबंधन कांग्रेस और सीपीएम की, तो ये एक लड़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक लड़ाई में ये मुखर नहीं दिख रहे हैं। कल ब्रिगेड की सभा होगी, उसके बाद अगर त्रिकोणीय लड़ाई की स्थिति बनती है, बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सीपीएम कम्युनिस्ट का भी अपना एक मजबूत वोट बैंक है जो कि उसके पास अभी भी है, लेकिन वोट परसेंटेज बहुत गिरा है। कांग्रेस का अपना एक वोट परसेंटेज है जो कि माइनॉरिटी वोट भी आप कह सकते हैं कि रहा है, लेकिन इस बार गठबंधन माइनॉरिटी वोटों को लेकर के इन दोनों दलों ने जिस तरह से गठबंधन बनाया है उसको लेकर के यह बताया जा रहा है। दिलीप यहाँ रोकना चाहेंगे। स्निग्धा, आपको भी याद होगा जैसे कि टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं एक जैसा ही, कहीं ना कहीं जो तमाम दल है वो अल्पसंख्यक वोट पे फोकस कर रहे हैं और बीजेपी का कहना यह है कि वो 70% वोट बैंक को लेकर चलती, जैसा कि हमारे सहयोगी बैजू भी अभी बता रहे थे। दिलीप जी बिल्कुल।
बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी को छोड़कर के जो भी पार्टियां हैं उनका मेन फोकस माइनॉरिटी वोट को लेकर के ही है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो या अभी नवगठित पार्टी है। इन सब का टारगेट एक ही है कि अगर माइनॉरिटी वोट उनको मिलता है तो हो सकता है कि वो सत्ता पे काबिज हो जाए या बड़ी जीत के साथ पश्चिम बंगाल की सत्ता में फिर से वापस आए या उनकी एक पहचान हो। क्योंकि इन दिनों लगातार जिस तरह से सीपीएम और कांग्रेस हाशिए पे है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, एक बड़ी ब्रेक आप कह सकते हैं कि एक बड़ी ऑक्सीजन की राजनीतिक जीत की जरूरत है और इसी जुग्गत में ये दोनों ही पार्टियां लगी हैं। यही कारण है कि धूर विरोधी रहते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इन लोगों ने गठबंधन किया है, क्योंकि 2011 और 2016 दोनों ही विधानसभा चुनाव में माइनॉरिटी वोट टीएमसी के साथ रही और इसका बड़ा फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिला है। एक बार फिर से ये सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि माइनॉरिटी वोट उनके पक्ष में जाए ताकि जीत का एक बड़ा अंतर हो। लेकिन बीजेपी का मेन फोकस है वो हिंदू वोटों पे है, मतुआ संप्रदाय के वोटों पे है और उत्तर बंगाल के वोटों पे है, बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों पे है। लेकिन माइनॉरिटी वोट पे फोकस सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों पार्टियों की फोकस है। तो आप समझ सकते हैं कि इन वोटों का बंटवारा होना लाजमी और इनका लाभ बीजेपी को सीधे तौर पे होगा। राहुल, एक और बात है, सिर्फ यही पार्टियां नहीं, अगर हम बात करें तो झारखंड की भी कई छोटी पार्टियां जो है इस बार बंगाल चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। दिलीप, तो ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस बार जो छोटी पार्टियां झारखंड की वहां पर अपने पैर जमाने के लिए इस बार चुनाव लड़ रही है, वो उनका क्या वहां पर स्टैंड है और वो क्या इस बार वोट में सेंधमारी करेंगे? बिल्कुल, जैसा कि आपको याद होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जो झारखंड की है, या फिर आजसू, या फिर बिहार के आरजेडी की भी बात करें या जेडीयू की बात करें, ये तमाम जो मुख्य दल है अलग अलग राज्यों के, वो बंगाल में ये करे, तो कितना बड़ा रोल हो सकता है दिलीप? देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा में अगर आप क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कुछ वोट परसेंटेज है। जंगल महल जो कि झारखंड से सटा हुआ इलाका है, जिसमें पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मिदनापुर है। इसके अलावा आरजेडी और जदयू ने भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लड़ने की जुगत बिड़ाई है, लेकिन इनके लड़ने से बहुत कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से टोटली डिफरेंट है। यहाँ जातीय समीकरण पे वोट बैंक नहीं है और ना ही वोट पड़ती हैं। तो वैसे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा जंगल महल इलाके में जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है वहां पे अगर लड़ती है तो कुछ नुकसान अगर होगा तो तृणमूल कांग्रेस को सीधे तौर पे होगा। बाकी चाहे वो आरजेडी हो, एसपी हो, बीएसपी हो या फिर जदयू हो, अगर ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अगर लड़ते भी हैं तो आप समझिए कि इनके कैंडिडेट डमी कैंडिडेट होंगे। इनके कैंडिडेट से बहुत वोटों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन का ही है। दूसरी किसी पार्टियों का यहाँ लड़ाई में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होगा और वे हाशिए पे ही रहेंगे। आपको मालूम होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन जब आए थे झारग्राम में सभा करने के लिए, उस पर ममता बनर्जी नाराजगी भी जाहिर की थी और उनको लगा था कि आदिवासी वोट बैंक जो है इनको मिलता रहा, उसका नुकसान उनको होगा। तो ये एक डर है कि अगर कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ती है तो कम से कम जंगल महल, जिसे झारग्राम, मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया के कम से कम 30 से 35 सीटों पे फर्क जरूर पड़ेगा और वोट परसेंटेज जरूर तृणमूल कांग्रेस का कटेगा। इसका असर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव लड़ने पर ही होगा। जी दिलीप, जैसा कि आपने साफ तौर पर बताया कि पश्चिम बंगाल में जातीय समीकरण काम नहीं करता, लेकिन पिछले दिनों जब हमने लगातार देखा कि जैसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती थी, गुजराती समाज को लेकर उन्होंने कुछ बयान दिए थे, इसके साथ ही वो जय श्री राम के नारे पर भी काफी भड़कती हुई नजर आई। बिल्कुल, उस वक्त भी आपसे बात हुई थी और राहुल आपको याद होगा ये जो उनका स्टेटमेंट था, ये जो वो बयान दी थी कि बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, इसमें खासा लोगों में आक्रोश था। तो वो भी, और खासकर उनका जो सीट है वो गुजराती समाज से ही भरा हुआ है। बिल्कुल, हो सकता है इसका खामियाजा भुगतना पड़े दिलीप ममता बनर्जी को। इसका एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस गुजराती समाज को लेकर के ममता बनर्जी का बयान था, उनके खुद विधानसभा जो सीट है, जिस सीट से वो लड़ती हैं, भवानीपुर, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में गुजराती समाज का सबसे अधिक जनसंख्या और वोट बैंक उस विधानसभा सीटों पे है, जिसके बाद ममता बनर्जी का जब यह बयान आया था कि पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं होने देंगे, इस बयान को लेकर के गुजराती समाज के अंदर बेहद नाराजगी थी और लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त भी की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान इसका कितना नफा और नुकसान होगा ममता बनर्जी को, यह चुनाव के दौरान और चुनाव नतीजे आने के बाद समझ में आएंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, क्षेत्रवाद मतलब स्थानीय बनाम बाहरी का जो मुद्दा है, यह भी एक प्रमुख मुद्दा है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है और लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के विकास की बात हो, ना कि क्षेत्रवाद,
बाहरी बनाम स्थानीय का। जी दिलीप, चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे रुक करेंगे सिलीगुड़ी में, बैजू हमारे साथ है, हम उनके पास जाएंगे। बैजू, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, इस बार चुनाव में कई छोटी पार्टियां भी अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है, वो भी चुनाव में उतर चुकी है, खासकर झारखंड के भी कई छोटी पार्टियां वहां पर गए हुए हैं। इस बार उनका क्या स्टैंड होगा? स्निग्धा, देखिए, हर चुनाव में जो है जो रीजनल पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो अपना भाग्य आजमाती है चुनाव में। और इस बार भी जो है विधानसभा चुनाव में जो झारखंड की जो पार्टियां हैं वो इस बार चुनाव में भाग ले सकती है, ऐसा संकेत मिल रहा है। क्योंकि उत्तर बंगाल का जो चाय बागान का इलाका है, यहाँ पर कमोबेश 300 चाय बागान है जहाँ पर आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और दार्जिलिंग का जो फुट हिल्स का इलाका जिसे हम तराई कहते हैं, वहाँ भी आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो झारखंड की जो भी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो चाहेगी कि यहाँ पे वो अपना कैंडिडेट दे और तृणमूल कांग्रेस और भाजपा पर एक दबाव बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा उनको मिलेगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बंगाल की राजनीति का ट्रेंड कुछ अलग ही है। यहाँ के लोग राजनीति को लेकर बहुत ज़्यादा सजग हैं, तो बाहर की पार्टी आकर बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ रीजनल पार्टियां हैं जो अपना कैंडिडेट यहाँ पर दे सकती है। स्निग्धा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बैजू। राहुल, ये हमने बात की बंगाल चुनाव की, और अब ये बात देखने वाली होगी, अटकलें अपनी जगह है, लेकिन 8 चरणों के चुनाव के बाद नतीजा क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि पिछली बार 7 चरण के चुनाव हुए थे, टीएमसी ने बेहतरीन जीत दर्ज की थी, तो 8 चरण के चुनाव में टीएमसी को घबराना नहीं चाहिए।